नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती देता है इस देश का कानून संविधान। देश का संविधान हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार देता है और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देती है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने हैं वो है चेक बाउंस से संबंधित। चेक बाउंस होने पर आप क्या करें, किस तरीके से चेक बाउंस में कानून आपका सहायक हो सकता है, चेक बाउंस होने के बाद कानूनी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए आपकी तरफ से, और कैसे आप चेक बाउंस होने पर अगर जो आरोपी है उसको सजा दिला सकते हैं या आपके पास अपनी समस्या के समाधान के लिए क्या कानूनी उपाय रहते हैं। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा होगी। इस पर खास बातचीत के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप चेक बाउंस के अलावा भी अगर कोई और समस्या आपके जहन में है, कोई और कानूनी सलाह आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी एक नंबर पर फोन कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं हमसे। हमारी तरफ से बेहतर कानूनी सलाह आपको जरूर दी जाएगी। और जो आज खास मेहमान हमारे साथ उनका परिचय आपसे कराते हैं। जयंत कुमार ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और हमारे साथ प्रमोद सिंह हैं, अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट से। बहुत स्वागत सभी लोगों का। जयंत कुमार ओझा, चेक बाउंस को लेकर कानून में क्या कहा गया है? सबसे पहले समझना चाहूंगा कि कौन सी धारा है जिसके साथ डील करती है? चेक बाउंस से रिलेटेड जो धारा है वो इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं कि एनआई एक्ट का 138 कहते हैं, 138 जो है सेक्शन है वो इसके बारे में बात करता है कि चेक बाउंस जैसे ही आप किसी को कोई पेमेंट करना है, जैसे कि आज के डेट में ये चीजें डे बाय डे में आ रही हैं कि आप अपने जो ट्रांजैक्शन है वो चेक के थ्रू करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, तो ये जो मैटर है वो काफी ही समाज हित के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आप किसी को चेक दे देते हैं उसके बाद आपकी लायबिलिटी ये होती है कि जैसे ही आप चेक पे साइन कर दिए और किसी को दे देते हैं उसके बाद से आपकी लायबिलिटी हो जाती है कि अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपया का चेक आपने काट दिया किसी को और आपके अकाउंट में जो है वो मिनिमम बैलेंस 10,000 है, 20,000 है, मतलब 1 लाख से कम है, तो वो आदमी जब आपका चेक डालने जाता है तो उसका चेक जो है बाउंस हो जाता है, या इनसफिशिएंट बैलेंस हो या और भी कोई भी ग्राउंड। लेकिन फाइनली ये है कि जिसको आपने चेक दिया उसको पैसा नहीं मिला। उसके बाद इसमें सजा का जो प्रावधान किया उसमें 2 साल की सजा है और जो चेक अमाउंट है उसको दुगुना पनिशमेंट की ही बात की गई है कि जैसे कि 1 लाख अगर आपने अमाउंट भर दिया है तो उसमें आपको 2 लाख का पेमेंट भी करना पड़ेगा और 2 साल की सजा भी होगी, दुगुने की बात होती है। इस वक्त हमारे साथ केशव पांडे भी जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर किसी व्यक्ति को कोई चेक प्राप्त होता है और वो किसी भी एक कारण से बाउंस हो जाता है तो पहला काम उसको क्या करना होगा? इस मामले में सबसे पहले तो उसको जो है जिस तारीख को उसने बैंक में अपना चेक लगा दिया और बैंक से उसको सूचना मिल गई कि उसका चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है, तो इस संबंध में वो 30 दिन के अंदर जिसने चेक जारी किया है उसको वो नोटिस जारी करेगा और नोटिस जारी करने के बाद उसके अंदर वो सब पूरी लिखेगा कि आपने हमको ये चेक दिया था, ये इतना अमाउंट था, हमने लगाया और जो है ये डिसऑनर हो गया, आप इतने दिन के अंदर हमको पैसा जो है वापस कर दीजिए वरना आपके खिलाफ संबंधित कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया जाएगा। अब इसके बाद भी अगर वो 15 दिन को नोटिस दे दिया और कोई जवाब नहीं आया या उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके पास 30 दिन के अंदर संबंधित कोर्ट में मुकदमा दाखिल करना होता है और कोर्ट में वो सब कोर्ट का जो बैंक से मेमो मिला है वो लगाएगा, जो उसने लीगल नोटिस दिया वो लगाएगा और जो उसने रजिस्ट्री पोस्ट की है उसकी रसीद की कॉपी वो लगाएगा, रसीद लगाएगा उस पे और एक एप्लीकेशन लगाएगा, उसमें जो है फिर एफिडेविट लगेगा
और वो संबंधित कोर्ट में जहां उसका क्षेत्राधिकारी या जिस बैंक में उसने लगेगा जहां वो निवास कर रहा है उस कोर्ट के क्षेत्राधिकारी में दाखिल करेगा और वहां से फिर कोर्ट जो है उसको सम्मन जारी करके बुलाएगी। अब इसमें ये नया जो कानून आ गया है उसमें 2 साल की सजा का भी प्राविधान है। तो जब संबंधित व्यक्ति कोर्ट में हाजिर होगा तो उसको टोटल अमाउंट का 20% वो अंतरिम सहायता के रूप में देना पड़ेगा। वो कोर्ट जो है अपने पास भी या जो संबंधित वादी है उसको दिला सकती है जी। और वो उसको देना पड़ेगा। तो उसके बाद ही कोर्ट उस पर आगे की सुनवाई करेगी और उसको जमानत देगी, फिर उस पर प्रोसीड होगा। अब यहाँ पे ये भी विचारणीय है जी कि अगर किसी वजह से वो बरी हो जाता है या जो है उसको सजा हो जाती है, तो अगर वो सजा भी करता है तो 148 में उसको जो है फिर अपील में भी उसको जो संबंधित कोर्ट ने उस पर जितना जुर्माना किया है उसका 20% जमा करना पड़ेगा। और जो भी वो पैसा जमा करेगा, अगर मान लीजिए फाइनल हो जाता है, उसको देना पड़ता है जुर्माना और हर्जाना जो भी 1 लाख का या 2 लाख का जो भी उसके ऊपर हुआ और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी, तो वो उसका जो अंतरिम है वो समायोजित कर लिया जाएगा जी। और अगर किसी वजह से वो बरी हो जाता है तो 20% पे उसको 20 दिन के 30 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर या अधिकतम 30 दिन और 90 दिन के अंदर वो बैंक के आधार पर जो रिजर्व बैंक के गाइडलाइन है उनके आधार पर उसको वो ठीक है। केशव पांडे में वापस लौटूंगा आपके पास। प्रमोद सिंह, मैं जानना चाहूंगा कि जिन 30 दिनों का जिक्र किया केशव पांडे ने अभी कि 30 दिन के अंदर नोटिस आपको भेजना होगा, वो 30 दिन कब से काउंट होंगे? जिस तारीख को चेक इश्यू हुआ था उस तारीख से, या जिस तारीख को चेक मिला उस तारीख से, या जिस तारीख को चेक बाउंस हुआ उस तारीख से? प्रमोद सिंह, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी हाँ, आवाज है आवाज जी। सवाल मेरा यही है कि सर जो केशव जी ने जिक्र किया कि 30 दिन के अंदर नोटिस भेजना होगा, वो 30 दिन कब से शुरू होंगे? जिस दिन से आपको चेक रिटर्न, अस्वीकृत चेक और चेक रिटर्न मेमो मिल जाएगा। ठीक है। तो चेक वापस मिलने के बाद आपको पता लगता है कि आपको जो चेक मिला है वो बाउंस हो गया है, तो सबसे पहले क्या हमें वकील के पास जाना चाहिए या पहले पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट करानी चाहिए इस बात की? नहीं, आप वकील के पास जाएंगे, नोटिस भेजेंगे, एक मौका और दे सकते हैं उनको 3 महीने का। अगर दोबारा फिर चेक बाउंस होता है, वो आपको जब चेक बाउंस होगा तो ड्राई बैंक का चेक रिटर्न मेमो और प्लस अस्वीकृत चेक मिलेगा। आप उसको नोटिस बना के दीजिए जी। नोटिस पाने के 15 दिन के अंदर उनको पैसा वापस करना होता है जी, जिसने चेक आपको दे रखा है। अगर नहीं करते हैं तो अपने आप 30 दिन के अंदर। ठीक है सर। लेकिन जयंत कुमार ओझा, जो आपने जो प्रमोद ने कहा अभी कि 15 नोटिस पाने के बाद एक्शन होना होता है, अब जब व्यक्ति को एक्शन लेना है, 15 दिन, वो जो 15 दिन के अंदर पैसा वापस करना है, वो 15 दिन कब से काउंट होंगे? जिस तारीख से नोटिस इश्यू हुआ है उस तारीख से, या जिस तारीख को नोटिस उस व्यक्ति ने रिसीव किया है उस तारीख से? रिसीव किया जिस डेट से, जिस तारीख से उसको नोटिस प्राप्त हो। प्रमोद जी, सवाल मेरा जयंत ओझा जी साहब से है, वापस आपके पास लौटूंगा सर। जिस डेट को नोटिस रिसीव हुआ है, रिसीप्ट ऑफ द डेट ऑफ द नोटिस, जिस डेट को आपका जो है नोटिस रिसीव हुआ है उस डेट से जो है ये लागू माना जाएगा। एक चीज इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं कि जैसे कि आपको अगर किसी ने मुझे चेक दिया और मेरा अकाउंट जो है वो SBI में है जी, और उसके बाद हमने क्या किया कि मेरा अकाउंट दिल्ली में है और हम पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी SBI अकाउंट में मैं अपना चेक जमा कर सकता हूं जो मुझे मिला है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं चालाकी दिखा करके ये चाहता हूं कि मैं किसी और बैंक में, जैसे यूको बैंक है या केनरा बैंक हो, किसी और बैंक में अगर डाल दें, हम कहीं भी जाकर के यहाँ से जम्मू कश्मीर चले जाएं या फिर कहीं भी हम चले जाएं या केरला में चले जाएं, वहां पर हम जा करके अगर ये चीजें करते हैं, वहां पर हम किसी और बैंक में डाल दें, तो ये जो जुरिडिक्शन 2015 में जो अमेंडमेंट हुए हैं इसमें ये चीजें जोड़ दी गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आप अपने बैंक के अलावा अगर अदरवाइज किसी और बैंक में कहीं और अगर डालते हैं तो ये जो है ये आपका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जो है सर, जैसे ही इसमें आज के डेट में जो ये एक्सेप्शन की बात होती है, हालांकि होता है ऐसा होता बहुत कम, जिसको पैसा लेना होता है वो सही प्रक्रिया फॉलो कराता है। लेकिन केशव पांडे साहब, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास। केशव पांडे साहब, मैं जानना चाहूंगा इस बारे में कि अगर नोटिस इश्यू किया गया उस व्यक्ति को जिसने चेक इश्यू किया था और चेक बाउंस हो गया, लेकिन अगर उसने नोटिस रिसीव नहीं हुआ
या फिर नोटिस जिस पते पर नोटिस भेजा गया उस पते से वो कहीं और चला गया है, तब क्या प्रावधान है? क्योंकि जो पीड़ित है उसके पास तो इकलौता सोर्स वही है जहां से पैसा मिलेगा। नहीं, देखिए सोर्स तो उसके पास वही है, और उसको चूंकि अगर वो नोटिस गई और नोटिस वापस आ गई या उसको नोटिस नहीं मिली है, तो अब उसके पास और कोई लाइबिलिटी चारा बचता नहीं सिवाय उसके कि वो कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दे। जी। अगर वो कोर्ट में मुकदमा अपने समय के अंदर दाखिल नहीं करेगा तो उसका वो समय निकल जाएगा, फिर वो दोबारा मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता है। अच्छा, मुकदमा दाखिल करने का समय क्या है सर? कितने वक्त के अंदर मुकदमा दाखिल करना होता है? देखिए, इसका जब मुकदमा वो दाखिल कर देगा तो जो नोटिस वो भेज देता है, तो वही नोटिस के बाद 15 दिन के अंदर जवाब नहीं आया, किसी भी वजह जवाब आया या नहीं आया, उसको नोटिस नहीं मिला, तो वो जो है वहां पे 30 दिन के अंदर मुकदमा दाखिल करेगा। नोटिस भेजने के 15 दिन जिस दिन गुजर जाएंगे उससे 30 दिन के अंदर वो कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर देगा। अब कोर्ट उसको नोटिस जारी करेगी, सम्मन करेगी, या अगर उसका पता नहीं मिलता है तो वो पता अपने स्तर से पता कराएगा, या जो है वो एक एप्लीकेशन और दे सकता है कि इस आदमी का पता नहीं मिल पा रहा है या उसने पता बदल दिया है, तो उस आधार पर उसके दूसरा एड्रेस देख के और कोर्ट से दोबारा उसका दूसरे पते पर एड्रेस जो है सम्मन जारी किया जाएगा। इन केस अगर वो हाजिर हो जाता है आके और कहता है कि साहब हमने पता बदल दिया, हमको नोटिस नहीं मिल पाई है, तो फिर कोर्ट के सामने वही बात आ जाएगी कि ठीक है, जब आप आ गए हैं तो आप जो है, ये फिर कोर्ट का डिसीजन है कि वो उसको कहे कि आप 20% जो उसके जमा राशि है या जो चेक की अमाउंट है वो जमा करे, फिर अपनी बात वो कहे। कोर्ट उसको जमाने दे, ये अपनी बात कहेगा। ठीक है केशव पांडे साहब, इस बारे में प्रोसीडिंग के बारे में हम लोग समझेंगे इस बारे में आपसे, लेकिन प्रमोद सिंह, मैं जानना चाहूंगा इस संबंध में आपको कि कई दफा ऐसा भी होता है कि जो भी लोकल यूनिट नोटिस लेकर आती है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, उन्हीं को प्रभाव डालकर या किसी और माध्यम से कहा जाता है कि आप नोटिस दिखा दीजिए कि रिसीव हुआ ही नहीं है, पार्टी यहां पर रहती ही नहीं है। जो ओरिजिनल पार्टी है जिसकी शिकायत पर भेजा गया है नोटिस, उसको इस बात की भनक होती है, तो वो क्या एक्शन ले? बस वो 30 दिन का जो टाइम का लिमिटेशन है वो किसी प्रकार डिफॉल्टर मैनेज करता है, तो उससे हमको मतलब नहीं है। हमने नोटिस दे दिया, जो एड्रेस उनका है उस एड्रेस पे नोटिस नहीं हो, हम उस नोटिस के वापसी की देखेंगे कि किन कारणों से वापस आई, उसके नोटिस देने के 30 दिन के अंदर हमको मुकदमा दाखिल कर देना। जी ठीक है, लेकिन जयंत कुमार ओझा, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिस वक्त किसी व्यक्ति को पता लगता है कि चेक बाउंस हो गया, क्या उसके बाद कोई टाइम लिमिट तय है कि इतने वक्त के अंदर आपको कार्रवाई शुरू करनी होगी? बिल्कुल, इसका 30 दिन के जैसे ही आपको बैंक में आपने चेक डाला, आपका चेक जो है इनसफिशिएंट बैलेंस है या कुछ भी, जैसे बैंक मेमो मिल गया, उसके बाद से आपके पास यही ऑप्शन है कि आप उसको जो है 1 महीने के अंदर जो आप रिसीव किए हैं कि इनसफिशिएंट बैलेंस है, जैसे ही मेमो की डेट जो मिलती है, जिस उस पर डेट लिखी होती है ऑलरेडी, उसमें जैसे ही आपको उसके 30 दिन के अंदर आप नोटिस दे देंगे और उसके 15 दिन के जो अंदर उसको पेमेंट करने की जिम्मेवारी होती है। सम्मन दिया जाएगा या जो भी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो चलेगी। अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग जो दिल्ली में जो देखते हैं उसमें ये चीजें आती हैं कि सब ज्यादा केसेज जो हैं ये तो कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है और इसको जो है मीडिएशन में भेज के सेटलमेंट कर दिया जाता है। अगर इसमें और एक रास्ता बचता है कि जैसे ही आपको ये पता चलता है कि जो एक्यूज है वो आ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कानून से भाग रहा है, सम्मन इशू हुआ 1 बार हुआ 2 बार, तो उसको जो है NPW भी इशू करने का इसमें कोर्ट को पावर है, नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू हो जाता है। उसके बाद पुलिस की और जिम्मेवारी हो जाती है, जैसे कि अगर फ्रेश एड्रेस भी फाइल किया गया बार बार, उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा तो NPW इशू कर दिया जाता है कि नॉन अवेलेबल वारंट उसके खिलाफ हो जाता है और वो फाइनली उसको कोर्ट में आना ही पड़ता है। और उसके आने के बाद ये कोर्ट को ये लगता है तो कोर्ट उस समय बहुत बार होता है कि जेल भी भेज देती है, अगर आप जेल में चलिए तो अमाउंट दीजिए, नहीं तो जेल में जाइए। लेकिन प्रेजेंट में जो कानून जो बन गया है कि आपको 20% जमा कराना है, अगर ये जो है कंप्लेनेंट को दे देना है, अगर कंप्लेनेंट जो है अगर नहीं अगर वो रिसीव कर लिया, अगर कंप्लेनेंट जो है बाद में पता चलता है कि एक्विटल हो गया, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं थी, तो इसको जो RBI का जो गाइडलाइन है इसमें आया है एक कि जो परसेंटेज जो फिक्स करेगा RBI, जो उस समय जो भी होगा इंटरेस्ट, इसमें फाइनली अगर एक्ट के हिसाब से चलें तो इसमें एक्यूज को वो जो कंप्लेनेंट है उसको देना जरूरी है, क्योंकि इसमें जब रिटर्न करेगा, अगर एक्यूज जो है एक्विटल हो जाता है
तो उसको इंटरेस्ट के साथ फिर कंप्लेनेंट को वो पैसा रिटर्न भी करना है। तो इसीलिए ये चीजें जो है डायरेक्ट जो है कंप्लेनेंट को ये पैसा जाता है, तभी तो वो उसका इंटरेस्ट रिटर्न करेगा। अगर कोर्ट अपने पास रख लेगी तो ये जो कंप्लेनेंट है वो फिर कैसे उसका इंटरेस्ट देगा। स्पष्ट लिखा हुआ है। केशव पांडे साहब, लेकिन बात मैं और जानना चाहूंगा आपसे इसी संबंध में को लेकर कि जो पैसे की बात आती है, अगर केस ज्यादा लंबा खींचता है इस संबंध में, तो जो ओरिजिनल पार्टी है जिसको पैसा मिलना था उसका काफी नुकसान हो चुका होता है, और पैसा उसको मिला होता तो शायद उसको बैंक की तरफ से इंटरेस्ट भी लगा होता। तो क्या इंटरेस्ट मिलने का प्रावधान भी है? देखिए, इसमें इंटरेस्ट उसका वो कोर्ट के ऊपर आ जाएगा कि वो फिर जब कोर्ट उस पर ऑर्डर कर देगी, क्योंकि एक तो उसमें जितना अमाउंट है उसका डबल जुर्माने का भी है, और विद कोर्ट चाहे तो वो विद इंटरेस्ट भी उसको कह सकती है कि आप इसको इनका इतना जो अमाउंट बनता है वो विद इंटरेस्ट वापस करें। अच्छा, इसमें कभी कभी जब ये भी हो जाता है कि जब ये देखता है एक्यूज कि हमको इसमें ज्यादा वो हो सकता है, तब वो एक कंप्रोमाइज के लिए भी अपनी बात कहता है कि हम इस पे जो है अपना कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। तो कोर्ट भी उस पर ये कह देती कि अगर मान लीजिए चूंकि समझौता अगर हो रहा दोनों पक्षों के बीच, तो कोर्ट भी कहती कि ठीक है, फिर दोनों पक्ष आपस में तय कर लेते हैं कि हमारा इतना अमाउंट बनता है, या हम इतना इंटरेस्ट लेंगे, या हम इतना दे के हम इस मामले को फाइनल कर देना चाहते हैं। तो कोर्ट उसको फाइनल भी कर देती है कि ये इनको जितना भी मामला इनका आपस में बनता है वो इनको सेटलमेंट हो गया है, इसलिए ये केस यहीं खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि जिस आदमी ने चेक जारी किया है और जो वादी है, वो कोर्ट में इस बात के लिए भी ध्यान रखे कि अगर वो चेक दे रहा है तो समझौता तभी से माना जाएगा कि जब उसका सारा पैसा 1 by 1 उसको मिल जाएगा। मान लीजिए जैसे 1 लाख या 2 लाख रुपए है और उसने चेक जारी कर दिया कि हम 3 जो है किस्तों में पैसा देंगे, तो समझौते के लिहाज से उसको वहां पे तभी फाइनल माना जाएगा जब उसके तीसरी किस्त बाकायदा उसके अमाउंट खाते में आ जाएगी या उसको पैसा उसका मिल जाएगा, तब वो समझौता लागू होगा, फिर वहीं पे वो केस खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रमोद सिंह जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे इस संबंध में कि अगर जो व्यक्ति चेक इशू कर रहा है वो लायबल है किसी को कोई पेमेंट के लिए, क्या सिर्फ तभी चेक बाउंस का केस बनता है, या मसलन कोई एक व्यक्ति किसी से उधार मांग रहा है, व्यक्ति ने बात टालने के लिए उसको एक चेक दे दिया और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो क्या तब भी वो कसूरवार ठहराया जाएगा? चेक जो है एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जो चेक जारी करता है, जिसने चेक दिया है जी, बस केवल इसमें उपहार वगैरह पे नहीं लागू है, वरना जो आपने चेक जारी किया सारी लाइबिलिटी चेक जारी करने वाले व्यक्ति के ऊपर है। ठीक है, लेकिन जनक कुमार आपने अपना कोई ऋण लिया है इसको देने बिल्कुल के लिए। मैं प्रमोद जी वापस लौटूंगा आपके पास। जनक कुमार ओझा, अगर कोई ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति उससे कोई पैसा मांगता है, उधार मांगता है, तो ये पहला ट्रांजैक्शन है दोनों के बीच में। पहले ट्रांजैक्शन इसने आपको दिया कि भाई ठीक है, आपकी सहायता स्वरूप में आपको ये पैसा देता हूं, वो चेक बाउंस हो जाता है, तो क्या तब भी कसूरवार ठहराए जाएंगे? नहीं, सवाल जैसे ही इसमें बात आती है कि जैसे ही चेक पे आप साइन करते हैं, चेक ऐसे किसी को दे दीजिए कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही चेक पे आप साइन कर दिए, उसमें बात आती है डेट डालने की। बहुत बार होता है कि जैसे कि मैंने आपसे 2 लाख रुपया लिया और हमने क्या किया कि आपको ये कर दिया कि हमने आपको एक चेक दे दिया साइन करके कि आपको अगर विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो ये चेक मेरा रख लीजिए, अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो आप जब चाहिएगा अपना चेक लगा करके पैसा आप अपना रिटर्न ले लीजिएगा। लेकिन बात इसमें आती है कि जैसे ही हम उसमें डेट भी नहीं डाले हैं, सिर्फ साइन किए हैं, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में यह स्पष्ट है और प्रैक्टिकल इसमें बहुत सारे जुडिशियल जो डिसीजन है उसमें यह है कि जैसे ही चेक पे आप साइन करके और दे देते हैं एज ए सिक्योरिटी, हमने जो आपसे 2 लाख रुपया लिया और आपको 2 लाख और आपके 2 लाख का आपको चेक दे दिया, तो वो लायबिलिटी अब आपके ऊपर हो गई कि अब आप उससे पैसा ले सकते हैं, लेकिन हमने उसमें डेट नहीं डाला है। अब हमने आपसे ये कह दिया कि जब आप चेक डालिएगा तो हमको बता दीजिएगा, हम अपने अकाउंट में उतना पैसा रखेंगे, लेकिन आप हमको बिना बताए अगर चेक डाल देते हैं और वो चेक इनसफिशिएंट हो जाता है, तो उसको जो है वो जब कोर्ट में ये बातें सामने आती है तो वहां ये चीजें हम मेंशन करते हैं, थोड़ा सा एक्यूज को रिलीफ मिलता है कि हाँ हमने ये किया था, हमने उनको पहले कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो उसके बाद से ये जैसे ही इसकी लायबिलिटी ऐसे ही तय हो जाती है कि एज ए सिक्योरिटी, इसको कहते हैं सिक्योरिटी के रूप में हमने चेक दिया है। और यहाँ तक सर बता देते कि जैसे गिफ्ट है या कुछ भी है, चेक सर गिफ्ट का हो या कोई भी चीजों का हो, उसमें जैसे ही आप अमाउंट डाल करके और दूसरे का नाम और इसमें जो भी है कि जो उसमें नाम लिखा हुआ है
वही पार्टी लाइबल होती है, बाकी कोई और दूसरा लाइबल इसमें नहीं होता है। चाहे वो किसी को, जैसे बेटा के नाम से चेक है, आप अगर चाहें कि प्रॉपर्टी मेरा नहीं मिल रहा है तो हम फादर से वसूल लें, ऐसा इसमें नहीं है। अभी फिलहाल में ही एक केस हमने फाइल किया जिसमें 1-2 लोगों को मैंने पार्टी बनाया था, तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नहीं वकील साहब, इसको जो है आप इसको जो 3 पार्टी मैंने बनाया था, 2 पार्टी को कोर्ट ने खुद कटवा दिया। और इसमें एक डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का कि क्विक डिस्पोजल की बातें चल रही हैं। मैं बता दूं कि अभी छुट्टियों के पहले मैंने एक कंप्लेंट फाइल किया है और डेटें मिल रही हैं दिल्ली में आपको सितंबर 2019 की। जी। तो दिल्ली में जो है ये हाल है सर, हमारे कोर्ट जो है इतना ओवर बर्डन है। इसमें बात आती है कि क्विक रिलीफ की। जब मेरे साथ मेरा कंप्लेनेंट भी था, उसने कहा कि सर ये क्या हुआ, मतलब हमको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ कोर्ट आने से। हमने कहा कि सर आपके सामने सारी चीजें हैं, जज ने क्या कहा, आपने पार्टी आपके सामने कटवाया, मैंने सामने काटा। उसके बाद से सितंबर 2019 की डेट मिल रही है। ठीक है, लेकिन इसमें कोशिश रहती है कि जो कंप्लेंट है उसको क्विक रिलीफ दिया जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अजंत कुमार ओझा साहब, केशव पांडे जी, प्रमोद सिंह जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चेक बाउंस के संबंधित में बेसिक जानकारी, बुनियादी जानकारी, जरूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर समान रूप से न्याय मिले। बीच में कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।